दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, क्या अजीत पवार पर भरोसा किया जा सकता है? क्या अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के लिए भरोसेमंद व्यक्ति है? क्या उनकी पार्टी ऐसा कुछ करतब दिखाएगी जिससे शरद पवार को हानि पहुंचेगी? या अजीत पवार अपनी पार्टी को कुछ लोग जितवा कर निकल जाएंगे? ये सारी बातें विचार करने लायक है। पिछले लोकसभा चुनाव में अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हो गए, लेकिन अजीत पवार के साथ वाले वोटर भारतीय जनता पार्टी को न मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी के वोटर जरूर अजीत पवार को मिल गए, क्योंकि खड़कवासला विधानसभा क्षेत्र में जो बढ़त अजीत पवार के उम्मीदवार को मिली है वह यह दिखाती है कि बारामती में खड़कवासला ने पहली बार अजीत पवार को अच्छे वोट दिए हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो अजीत पवार के साथ जा रहा है, जिसका फायदा हो रहा है, लेकिन अजीत पवार के साथ वाले वोटर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहे हैं। सो अजीत पवार के ऊपर भरोसा कितना किया जा सकता है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अजीत पवार को एक एक व्यक्ति उन्हीं के छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में कई लोगों ने अजीत पवार के साथ न लड़ते हुए शरद पवार के साथ जाने का फैसला कर लिया। जैसे विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे निंबाळकर अब शरद पवार के साथ जाएंगे, ऐसी बात की जा रही है। कई विधायक जो इस बार अजीत पवार के साथ है वो शरद पवार के साथ जाने की सोच रहे। नरहरि झिरवल जैसे विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे व्यक्ति भी उनके बेटे के लिए, पुत्र के लिए शरद पवार के साथ जाने के लिए उत्सुक है। वैसे ही देऊळगांव राजा में भी हुआ है, जहां के लोग शरद पवार के साथ अपने ही घर में फूट ना हो इसलिए जा सकते हैं। मतलब अजीत पवार का एक एक साथी अजीत पवार को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये साफ है कि जहां पर अजीत पवार की शक्ति है वहां के लोग अजीत पवार के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अजीत पवार कितने असरदार, कारगर साबित होंगे, यह सोचना भारतीय जनता पार्टी के लिए ही अनिवार्य हो गया है। मैं खुद यह बात मानता हूं कि कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में अजीत पवार के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का स्वागत एवं समर्थन मैं खुद करता था, क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा करने वाले लोगों का बल बढ़े, शक्ति बढ़े, इसलिए अजीत पवार साथ में आते थे। लेकिन क्या अब अजीत पवार की यह साथ में होना भारतीय जनता पार्टी के लिए असरदार होगा? दोस्तों, कई जगह तो ऐसी है कि अजीत पवार के साथ आने के कारण खुद भारतीय जनता पार्टी में एक अस्वस्थ अवस्था है। कई जगह के कार्यकर्ताओं को ऐसे लग रहा है कि क्या हमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चांस मिलेगा? जहां पे पिछली बार अजीत पवार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, वह सीटों के बारे में क्या? अजीत पवार के साथ 40 विधायक आए हैं, उसमें से लगभग 24 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़कर जीते हैं। 24 सीटें ऐसी है जिसमें से लगभग 4 सीटों पर, जैसे परली हो गया या पुणे की कुछ सीटें हो गई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के विरुद्ध लड़े लोगों को विधान परिषद पर लेकर विधायक बना दिया है। मतलब 4 सीटों पर। अब बची है बात 20 की। 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में ही एक अस्वस्थता है। आज का अगर आकलन देखा जाए आंकड़ों का, तो ये बात साफ दिखाई दे रही है कि पहले 6 पार्टियां प्रमुख है। पहले 4 पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गठ, इनका नाम रहेगा। शिवसेना एक रहेगी जो एकनाथ शिंदे के साथ है, और आखिरी 2 में उबाठा या अजीत पवार। आखिरी पायदान पर कौन रहेगा, इसमें लड़त चल रही है।
अगर हम ये मान कर चले कि अजीत पवार को बहुत कम सीटें मिलने वाली है, 10-15 तक मिलने वाली है, तो यहां पर एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और बड़ी गड़बड़ ये है कि जितना भी फासला बहुमत के आंकड़ों का रहेगा वो 10 से 15 के बीच में रहेगा। जब महायुति के पास 125 या 130 सीटें होंगी, उतनी ही सीटें महाविकास आघाड़ी के पास होंगी, तो बहुमत वाला आंकड़ा होगा अजीत पवार के पास, और अजीत पवार को शरद पवार बुलाकर सीएम कर सकते हैं। इतनी पलटी मारी है आज तक अजीत पवार ने, 2014 से लेके 2019 से लेके 2024 के 5 सालों में। पहले ही वक्त वो देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए, फिर इस्तीफा दे दिया, फिर उप मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे के सरकार में, उद्धव ठाकरे की सरकार गरीब नेता विपक्ष बने, फिर वो उप मुख्यमंत्री बन गए। मतलब एक ही सरकार में भिन्न भिन्न पद लेने का काम जैसे देवेंद्र फडणवीस ने किया था। मतलब 2019 से लेकर 24 तक देवेंद्र पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर नेता विपक्ष बने, फिर डिप्टी सीएम बने। वैसे अजीत पवार डिप्टी सीएम, नेता विपक्ष और डिप्टी सीएम बने। सारे के सारे पदों में अजीत पवार ही लाभ के पदों में अव्वल रहे हैं। जब चांस मिलेगा काका के साथ जाने का तो अजीत पवार आराम से जा सकते हैं। यही धारणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में है, और जिनको अजीत पवार के कारण 20 सीटों पर लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, वह भी लोग नाराज होकर दूर निकल रहे हैं। मतलब अजीत पवार के साथ रहने वाले लोग एनसीपी में जा रहे हैं शरद पवार में, और भारतीय जनता पार्टी के नाराज लोग भी कहीं और जा सकते हैं। तो यही एक डर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कितना भरोसा रखे भारतीय जनता पार्टी, यह भी देखना पड़ेगा। चलो भारतीय जनता पार्टी मान कर चलते हैं कि अजीत पवार को ज्यादा से ज्यादा 40, 45 या 50 सीटें दे देगी। एकनाथ शिंदे के लिए 80 या 90 तक सीटें दे देगी। मतलब 80 और 50, 90 या 50, 80 या 40 ऐसे पकड़ को चले तो भी 120, 130, 140 तक सीटों का बंटवारा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के पल्ले 150 सीटें भी नहीं आती है, जिसमें से कुछ सीटें विनय कोरे को देनी है, जानकर को देनी है, अठौले को देनी है। अगर ये होता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर नहीं सकती है, सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर नहीं सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना है तो एकनाथ शिंदे को ज्यादा सीटें देकर, ज्यादा मतलब 80-90 सीटें देकर, अपने आप के पास ज्यादा लड़त के लिए सीटें रखना बीजेपी के लिए अनिवार्य है। मतलब अक्सर 170 के आसपास बीजेपी लड़ती आई है, उतनी सीटें भी बीजेपी लड़ती है तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा। अन्यथा अजीत पवार के पलड़े में 10-15 सीट डालकर उनको अलग तरीके से कुछ करना बिल्कुल नुकसानदायक साबित हो सकता है। और ये हो सकता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि अजीत पवार के ऊपर परिवार से भी दबाव आ रहा है। उनके भाई श्रीनिवास पवार, उन्होंने कह दिया कि गलत किया है अजीत पवार ने, बहुत बुरा किया, शरद पवार की आलोचना की। मैं तो राजनीति में आना नहीं चाहता, लेकिन मेरा बेटा योगेंद्र आना चाहता है तो जाए। योगेंद्र पवार, श्रीनिवास पवार, सुप्रिया सुळे या पवार फैमिली के और व्यक्ति भी शरद पवार के साथ जुड़ रहे हैं, और वो बार बार अजीत पवार को पुकार रहे हैं, भाइयों आ जाओ आ जाओ। अगर एक दिन अजीत पवार के मन में भावना बढ़ी और अजीत पवार चले गए विधायकों के साथ, तो बीजेपी वालों के हाथ में तो झुंझुना ही आएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूं वो ये कि अजीत पवार लोकसभा की बारामती सीट नहीं जीत पाए, ना वो सुप्रिया सुळे के वोटों को काट पाए। जीत पाए तो बात अलग है, लेकिन जो बढ़त होती है उसको भी ज्यादा काट नहीं पाए। मतलब अजीत पवार के लिए अगर वो अपने पार्टी से लड़ते हैं तो
बारामती की सीट विधानसभा की जीतना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही मुश्किल अजीत पवार के लिए भी खतरा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरा है। तो अजीत पवार का यह चाल चलन देखकर, उनके चरित्र को देखकर यह समझ लेना चाहिए कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बिना अजीत पवार के लड़ेगी क्या, यही एक सवाल मेरे मन में है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्ते।